नमस्कार, मैं आदित्य कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ईडू फोरम एकेडमी पर। तो आज का हमारा एनसीईआरटी के 6 क्लास का 6 नंबर का ही चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। यह है आज का हमारा चैप्टर, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का 6 क्लास का 6 नंबर का चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। कल हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल में हमने क्या देखा था कि पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु ये तीनों मिल करके एक क्षेत्र में जीवमंडल बनाते हैं जहां पर जीव निवास करते हैं। इसमें हमने देखा था कि पादप जगत और जंतु जगत दोनों एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करके रहते हैं। तो इन्हीं में से एक प्रमुख है, वो है स्थल रूप। भूमि हमने पढ़ा था। अब भूमि पे हमने कल महाद्वीप देखा था और कुछ महासागर देखे थे। अब उसमें और क्या, उसके अंदर और क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे आज की क्लास में। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, इसको जरा आप लोग देखिए और इसको थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये स्थल रूप हैं। ठीक है, परिमंडल में एक हमने पढ़ा था स्थलीय भाग, और स्थलीय भाग के इस तरीके के रूप हैं, ये विभिन्न रूपों में दिखते हैं। जैसे एक पर्वत श्रृंखला है, आपने घाटी सुना होगा, पहाड़ी के बारे में आपने सुन रखा है। पर्वत, पठार, झील, सहायक नदी, नदी, डेल्टा, वितरिका, स्थल संधि, प्रायद्वीप, समुद्र, मैदान, तट, जल संधि। राइट, तो इनके बारे में हम धीरे धीरे अब बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये जो आपने जो विभिन्न स्थल रूप देखे, ये स्थल रूप दो कारणों से बनते हैं पृथ्वी पर। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी पर एक पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट की गहराई कितनी है ये मैंने आपको कहा था कि आगे क्लास में बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको ये समझना है कि ये जो आकृतियां बनती हैं वो किस कारण बनती हैं। तो पहले तो ये समझिए कि पृथ्वी पर हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो हमें कुछ किलोमीटर तक, लगभग 300 किलोमीटर तक क्रस्ट मिलता है। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, जिसे हम पपड़ी कहते हैं, क्रस्ट, भूपरपटी, ये 300 किलोमीटर तक मिलता है। तो ये किस रूप में है? ये हमें मिट्टी के फॉर्म में मिलता है। जब हम इसके भी नीचे जाएंगे 300 किलोमीटर के बाद तो हमें मेंटल मिलता है। ये मेंटल एक गर्म, जैसे आप रॉड को गर्म कर लीजिए तो वो लाल रहता है लेकिन फिर भी हार्ड रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो वो मेंटल हो गया। उसके नीचे जाएंगे तो एक और मेंटल मिलता है जो पिघले हुए लावे की तरह है। कुल कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर एक पूरी प्रक्रिया चल रही है आंतरिक भाग में, और उस आंतरिक भाग के कारण ऊपर का जो क्रस्ट है या जो पपड़ी है जिसे हम भूपरपटी कहते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। तो इसे हम बोलते हैं आंतरिक कारक। ये जो स्थलाकृतियां हैं इनके बनने के पृथ्वी के अंदर जो कारक मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक कारक। इसके अलावा एक कारक होता है बाहरी कारक। अब जैसे ये आकृतियां बनी हैं तो इसमें भी फिर परिवर्तन होता है। कैसे? कि इनका समय के साथ अपर्दन होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि पृथ्वी पर जो भी चीज जन्म लेती है वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म होती है। सपोज कि एक पर्वत बन गया, अब ये पर्वत खड़ा है तो आपको क्या दिख रहा है कि ये हवा का अवरोध है। तो समय के साथ इस पे हवा के द्वारा विभिन्न तरीके के कटाव किए जाएंगे। राइट, इसे कई सालों में, कई वर्षों में धीरे धीरे हवा इसे काट करके छोटा कर देगी। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इस पर हिमानी है, हिमानी मतलब हिमनद, यानी बड़े बड़े बर्फ के सिल्लियां, ठीक है, तो वो बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां भी इनको काटती हैं। फिर नदियां आती हैं, तो नदियां जब एक पानी जब चलता है तो अपने साथ काफी कंकड़ और मिट्टी पत्थर बहा करके ले जाता है। इसके अलावा
वो अपने शक्ति से कुछ अपर्दन भी करता है। अगर मिट्टी कंकड़ है तो ठीक है, नहीं तो ये इनको भी काटना शुरू करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाहरी कारक हो गए अपर्दन के द्वारा। ठीक है, तो इन दो कारणों से ये स्थल रूप बनते हैं। अब इन्हीं स्थल रूपों के बारे में हम समझेंगे। तो ये वही बात लिखी हुई है। दूसरा पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य प्रक्रिया के द्वारा। अब इनमें से जो बनते हैं इन प्रक्रिया के द्वारा, उसमें पर्वत, पठार और मैदान, ये स्थल के 3 प्रमुख रूप हैं। ठीक है, अब इसमें भी पर्वत कई तरीके के होते हैं। एक वलित पर्वत है, भ्रंशोथ पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है। इन तीनों को एक्सप्लेन मैं आगे करता हूं। तो अभी आपको याद रखना है, पर्वत, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, भ्रंशोथ पर्वत यानी जो टूट के टुकड़े अलग हो जाते हैं, एक हिस्सा धंस जाता है और 2 बाकी दीवार की तरह खड़े रह जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं भ्रंशोथ पर्वत। इसके अलावा ज्वालामुखी, तो एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे वलित पर्वत का एग्जाम्पल है आपका आल्प्स पर्वत और अरावली, अपलेशियन, यूराल, ये सारे फोल्डेड माउंटेन हैं। फोल्डेड क्या होता है ये अभी बताते हैं, अभी आपको इतना ध्यान रखना है एग्जाम्पल। इसके अलावा एक भ्रंशोथ पर्वत होता है, राइन की घाटी, राइट, और एक होता है ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो के बारे में आपने सुना होगा, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसे बनते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आप देख रहे हैं वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत कैसे बनता है? मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो मैंने आपको 7 महाद्वीपों में बांट के बताया था। अभी जो क्रस्ट हैं ये बड़ी बड़ी प्लेटों के रूप में बटे हुए हैं। तो पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। कुछ प्लेटें जो समुद्र के अंदर दबी हुई हैं। ये प्लेट का मतलब क्या हुआ? क्रस्ट वाला पार्ट, यानी भूपर्पट्टी का जो भाग है उसी का पार्ट है क्रस्ट, सॉरी प्लेट। तो जो प्लेटें हैं ये मूव करती हैं। बताया मैंने आंतरिक कारक और बाहरी कारक। तो प्लेटों के मूव करने का कारक आंतरिक है। ठीक, वो हम आगे समझेंगे कैसे कैसे मूव करते हैं। अभी आपको ध्यान रखना कि ये मूव करते हैं। तो जब मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से कभी दूर जाते हैं और कभी पास आते हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जब पास आते हैं तो 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। टकराते टकराते एक समय ऐसा आता है जब वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब मुड़ेंगी तो क्या होगा? फोल्डेड माउंटेन होगा। ये वही फोल्डेड माउंटेन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 है इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। आगे की क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे। ठीक है ना। तो ये वलित पर्वत का भाग है। ये आपने भूपर्पट्टी आप देख रहे हैं, सॉरी, हाँ, ये भूपर्पट्टी है हमारा। ठीक है ना। अब जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और जोर पड़ता है तो फिर मुड़ना शुरू होती हैं। जब मुड़ना शुरू होती हैं तो ये फोल्ड हो जाता है। जब फोल्ड हो जाता है अपनी जगह से उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तो ये फोल्डेड माउंटेन हो जाएगा, जैसे आपको ये माउंटेन दिख रहा है, राइट। तो अब इससे कई बार पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। जैसे मैंने आपको कल रॉकी माउंटेन, सॉरी, इंडीज पर्वत के बारे में बताया था कि सबसे लंबी श्रृंखला है। वो शायद मैं अभी आपको दिखा भी सकूं इंडीज पर्वत के बारे में। ठीक है, तो अब इन पर्वतों के एक चीज हम देख रहे हैं कि जमीन से अगर समतल से देखें तो काफी उठे हुए हैं। जैसे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि माउंट एवरेस्ट समतल से, मैंने आपको समतल क्या बताया था कल, कि समुद्र से हम नापते हैं। तो समुद्र के तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर की है। अब इतना ऊपर होने के बाद वायुमंडल को याद करिए, मैंने कितनी ऊंचाई बताई थी कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल मंडल। अब इसमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा वायु सघन कहाँ होती है, तो समुद्र के सतह पर, उसके बाद समतल पर जो मैदानी भाग होता है, उसके बाद ये विरल होती जाती है, मतलब डेंसिटी इनकी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें हवा का घनत्व कम महसूस होगा, राइट।
जब ये कम महसूस होगा तो हमें दिक्कत होगी। तो कई बार मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन भी कम मिलता है, तो लोग सिलेंडर लेकर के जाते हैं पर्वतों पर, राइट। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण हम वायुमंडल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बात अभी ध्यान रखना है कि जैसे हम पर्वत की या समतल से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर एक समय तक ठंडा होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा रहेगा। अब ठंडा रहने के कारण यहाँ पे बर्फ जमी रहेगी, और वो भी हमेशा बर्फ जमी रहेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट, बर्फ जमने के कारण यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिमनद बन जाते हैं। अब ये हिमनद बाद में पिघलते हैं, तो नदियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है पानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पर्वत तीन तरीके के होंगे, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो जो आपका हिमालय पर्वत है, ये फोल्डेड माउंटेन का एक उदाहरण है, राइट। हिमालय पर्वत हुआ, आल्प्स पर्वत हुआ, तो इनका शिखर उबड़ खाबड़ तो हमें दिख रहा है, प्लस शंक्वाकार भी दिख रहा है इस टाइप का, राइट, कोन बना हुआ कोन। तो ये फोल्डेड माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। फिर भारत की अरावली पर्वत, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। अब अरावली पर्वत आप देखेंगे तो पूरी तरीके से घिस चुका है, अब वहां पर्वत आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये बाहरी अपर्दन क्रिया के द्वारा हुआ है, राइट। तो ये जो स्थल होते हैं, इनके बनने और बिगड़ने में आंतरिक प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया दोनों का ही हिस्सा होगा। इतनी बात आप क्लियर बिल्कुल समझ गए, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपको याद रह सके। तो जैसे कि उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, तो अपलेशियन पर्वत कहाँ होगा, नॉर्थ अमेरिका में, राइट। फिर यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है, तो यूराल मैंने आपको बताया था ये रशिया और यूरोप की बॉर्डर पर है, ठीक है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत अलग करता है, कल के एक मानचित्र में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। इसके बाद एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं भ्रंशोत। ये है भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक समतल है, अब कुछ आंतरिक प्रक्रिया हुई, तो या तो ये धंस गया नीचे, जब ये धंस गया तो दो पार्ट अलग हो गए, तो जो अलग हो गए वो आपको दिख रहा है। जो अलग हो जाते हैं, जो ये उठ खड़े होते हैं ना, ये उत्खंड भ्रंश बोलते हैं इन्हें, उत्खंड भ्रंश, राइट। और ये जो नीचे धंस जाता है, इसे द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। कई बार इसी धंसे हुए पार्ट से, क्योंकि अब ये नीचे धंस गया तो पानी इस पे जाता है और ये एक नदी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमारे भारत में एक नदी है जिसे हम कहते हैं ताप्ती नदी, ठीक है। चलिए, अब इसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, भ्रंशोत पर्वत। इसका यूरोप का राइन घाटी, मैंने भी आपको बताया राइन घाटी, तो कई बार यहां से नदियां बहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक एरिया धंस गया, अब वहां से पानी को रास्ता मिलता है तो वहां से नदी बन जाता है। तो यूरोप का राइन घाटी और वास्जेस पर्वत, ये इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि चलिए वो मैं आपको आगे एटलस में मानचित्र में और दिखाऊंगा, जब हम 7 और 8 की क्लास में जाएंगे तब हमें एटलस की जरूरत पड़ेगी, तो हम डिटेल में मानचित्र को समझेंगे। इसीलिए इसके 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में मानचित्र था जिसे मैंने स्किप किया है, ताकि हम अगली बार उसको बहुत डिटेल से पढ़ सके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, एक को मैंने आपको बताया फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत, और एक भ्रंशोत पर्वत। अब एक होता है ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ पर्वत, तो ज्वालामुखी का एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, ठीक। मैंने आपको बताया कि अंदर पृथ्वी के लावा भी है, तो लावा एक समय जब एक कहीं कमजोर परपटी मिलता है उसको और नीचे प्रेशर बनता है, तो वो फिर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो इस तरीके की एक आकृति बन जाती है, राइट, ये आकृति बन जाती है, ये आकृति आपको दिख रहा है। अब ज्वालामुखी आया,
लावा निकल गया, खत्म हो गया, उसके बाद यह आकृति बनी रह जाती है। ठीक, जब यह आकृति बनी रह जाती है तो इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे एक ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, यह है ज्वालामुखी पर्वत। हुआ क्या कि यहां से लावा निकला, अब ये जगह उठ गया, लावा खत्म हो गया, लेकिन ये एरिया, ये स्थल बना, ये आकृति बनी रह गई। उठे होने की वजह से अब यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का माहौल समतल वाली जगह से थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे सफेद हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि ये बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ज्वालामुखी पर्वत के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो एक तो अफ्रीका में आपका माउंट किलिमंजारो है, वो मैं आपको एटलस में दिखाऊंगा अगली क्लास में, कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जापान में फ्यूजियामा, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, राइट। अब इसको पढ़ने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि हमने आकृति देख ली, पर्वत देख लिया और देख करके हमें अच्छा लग गया, बस बात होगी। इसका यूज पढ़ना है आपको कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसे आपको समझना है कि इसमें आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है इसका यूज, कि पर्वत काफी लाभदायक होते हैं और पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। कैसे? अपनी जगह से उठे होते हैं तो वहाँ का कई बार हिमनद बन जाता है, और हिमनद बनने से फिर जब धीरे धीरे वो पिघलता है तो धीरे धीरे वो नदियों के रूप में हमें वहाँ से पानी प्राप्त होता है। तो ये मीठे जल के स्रोत का मीठे जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं ये पर्वत। ठीक है, इसके अलावा इन पर्वतों के जल का तो हमारे जीवन में काफ़ी यूज़ है, काफ़ी इस्तेमाल है। इससे हम सिंचाई करते हैं, एक बड़ी जनसंख्या को इससे पानी मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे वन भी होते हैं। अब इन वनों से हमें ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरे उत्पाद प्राप्त होते हैं। बाकी पर्यटन के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जगह होता है। ठीक है, ये बात हमने देख लिया। तो ये तो बात हुई पर्वत की। अब बात होती है, मैंने बताया आपको कि स्थल रूप में 3 महत्वपूर्ण स्थल कृतियां होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत की बात कर लिया हमने, अब हमें पठार देखना है। तो पठार को देखने से पहले तो आप देखिए पठार होता कैसा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पठार, कुछ प्रमुख पठार, अगर ये चीज आपको क्लियर दिख रहा हो तो ये हमारे भारत का भाग है। नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारा भारत का पार्ट है, क्योंकि ये कट गया इसलिए आपको पूरा ये नहीं दिख रहा है, राइट, लेकिन है ये पूरा वही। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, राइट, ये क्या दिख रहा है बाकी हिस्सों से अलग, यानी कि ये उठा हुआ है। उठा हुआ कैसे है? ये वही हिस्सा थोड़ा और डार्क में आ गया हमारे पास। उठा हुआ कैसा है? ऐसा है, राइट। अब ये जो आप उठा हुआ हिस्सा देख रहे हैं तो ये मेज की तरह हो गया है। जब ये मेज की तरह हो गया तो क्या हुआ कि अपने जगह से ये एक उठा हुआ एक छत की तरह बन गया है, राइट। ये वही दिख रहा है आपको। फिर ये एक एग्जाम्पल है आपके पठार का। ये आपका एग्जाम्पल है पठार का, ठीक है ना। अब पठार क्या होता है? तो पठार की भूमि अपनी मुख्य भूमि से उठी हुई होती है। एक मेज की तरह की आकृति होती है, वो मैंने आकृति अभी आपको दिखाया। ठीक है, इसका ऊपरी हिस्सा पूरा सपाट होता है, राइट, और ये अपनी जगह से उठा हुआ था बिल्कुल एक मेज की तरह। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और इनके ढाल बिल्कुल खड़े होते हैं, राइट। जैसे पर्वत हमने देखा तो वो स्लोप होते हैं ना उसमें, जबकि पठार बिल्कुल ऐसे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पठार हो गया। अब इसका एग्जाम्पल है दक्कन का पठार, आपका भारत का दक्कन का पठार, और सबसे बड़ा पठार कहा जाता है तिब्बत का पठार, राइट। तो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये सारे पठार के एग्जाम्पल हैं। अब तिब्बत का पठार आपने देखा कहाँ था? ये हमारा भारत है और ये हिमालय है, राइट। ये वाला हिस्सा ये हिमालय है, ठीक है, ये शुरुआत है हिमालय का।
अब ये है पठार, तो सोचिए कितनी ऊपर से होगा, ये हिमालय के ऊपर है और उससे भी अपनी जमीन से उठा हुआ है, तो सोचिए कितना हुआ, तो इसे संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बच्चों? चलिए, तो ये पठार हो गया, ये कई बार 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, और अब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें खनिज बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक है, और इसमें अफ्रीका के पठार सोने और हीरे के लिए जाने जाते हैं, वहां से खुदाई करके सोना और हीरा निकाला जाता है। फिर भारत के छोटा नागपुर के पठार में हमें लोहा और मैग्नीज, कोयला और इसके जैसे कई अन्य खनिज उत्पादों के भंडार पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, फिर इन क्षेत्रों, ये क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ के दृश्य बड़े बड़े मनोहर होते हैं। राइट, वहाँ पे फॉल्स होते हैं, जैसे जलप्रपात जिन्हें कहा जा रहा है हिंदी में, जलप्रपात होते हैं, ये नदियां यहाँ से गिरती हैं। ठीक है ना, फिर ये पर्यटन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। राइट, तो आपका ये हो गया पठार। अब बात करते हैं मैदान के बारे में। तो हमने जो सबसे ऊंची आकृति थी वो एवरेस्ट देख लिया, और उसके बाद हमने पठार देख लिया। अब मैदान, तो मैदान बिल्कुल सपाट होता है। सीधी सी बात यह है कि पठार और पर्वतों पर जीवन बहुत टफ होता है, कठिन होता है, संघर्ष से भरा होता है। जबकि मैदान, हम मैदान पे रहते हैं तो कितना आसान है, यहाँ पे हम बड़ी बड़ी सड़कें बना लेते हैं, ट्रेन दौड़ा लेते हैं, गाड़ियाँ चला लेते हैं। राइट, और खुद भी चलना हुआ तो पैदल चल लेते हैं। आपसे कहा जाए कि आप दिन भर सीढ़ी ही चढ़ते रहिए तो आपको सोचिए कितनी प्रॉब्लम होगी। फिर पानी ले जाना, रोजमर्रा की जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है इन जगहों पर। जबकि मैदानी भाग में यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, और भारत का जो गंगा का मैदान है वो विश्व के बहुत उपजाऊ जमीनों में से एक है। ठीक है, तो जो जनसंख्या का बसावट है वो मैदानी क्षेत्रों में ही होता है। राइट, इसलिए हम जब पर्वत की तरफ जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, और एकदम से पर्वत के शिखर पे पहुंच गए तो हमें जनसंख्या नहीं मिलेगी। ठीक, आपको कारण समझ में आ गया क्यों? अब स्थल रूप और लोगों में भिन्नता, ये आपका मैदान हो गया। अब मैदान में आप देख रहे हैं कैसे हरा भरा खेती जैसी कोई चीज हो रही है। राइट, तो अब जिस तरीके से स्थल हमने देखा, तो स्थल पर जीवन, अब इनके जीवन में भी परिवर्तन होता है। जैसे पहाड़ पर आप जाएंगे तो वहां आपको ज्यादा खेती नहीं मिलेगी, वहां पे पानी की समस्या रहेगी, तो कई बार प्रजातिगत भिन्नता भी आ जाती है। राइट, जगह के हिसाब से। जैसे यूरोप एक स्थल है तो वहां के लोग गोरे होते हैं, वो किस प्रजाति में होते हैं ये अभी का मुद्दा नहीं है, लेकिन उनकी अलग प्रजाति है। हम भारतीयों की अलग प्रजाति है, अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी अलग प्रजाति है, चाइना में जो लोग रहते हैं उनकी अलग प्रजाति है। तो स्थल के अनुरूप लोगों का रहन सहन, भाषा और बाकी चीजें डेवलप होती हैं। अब जैसे आपके ही देश में है तो उत्तर में कश्मीर है, अब कश्मीर के लोगों का रहन सहन, बोली भाषा और त्यौहार देखिए, और दक्षिण के लोगों का रहन सहन, बोली भाषा और बाकी चीज़ों को देखिए कितना अंतर है। फिर भारत में ही आपने पहाड़ी लोगों के बारे में सुना होगा, तो ये पहाड़ी लोग मैदानी लोगों से काफ़ी अलग होते हैं, वो अपने आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे। ठीक है, फिर विभिन्न तरीके से स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन और तौर तरीकों में अंतर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, फिर तूफान, बाढ़, ये सारे बहुत विनाश करते हैं। अब इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जानना और समझना, यही इसका मोटिव है। अब ये कैसे, कि हमने आपको बताया था कि जीवमंडल क्या है, एक दूसरे के पारस्परिक, एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यदि आपने वनों को काट डाला तो वन बाढ़ के लिए प्रतिरोधक का काम करते हैं। राइट, तो इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब बाढ़ आएंगे। फिर मैंने आपको एक जगह कल दिखाया था, अफ्रीका में 0 डिग्री स्थान पर होने के बावजूद वो क्षेत्र अपेक्षाकृत
रेगिस्तानी क्षेत्र से कम गर्म रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। अब अगर आपके देश में या आपके आसपास ग्रीनरी नहीं है तो वो जगह अपने आप 1 से 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर वहां पे मिलेगा आपको। जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे जंगल होते हैं, वहां का टेम्परेचर अपने आप डाउन होता है, क्योंकि ये जो सनरेज है इसको ज्यादातर सोखने का काम कर लेते हैं आपके पेड़। अब सोचिए कि सनरेज डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेंगे, या आप एक पत्थर रखिए, तो पत्थर पे कभी आप देखिए वो कितना गर्म हो जाता है। तो उसके गर्म होने का मतलब ये नहीं कि गर्म खत्म हो गया, उसने सोख लिया, जितना उसने ऊर्जा ऊर्जा एब्जॉर्व किया उतना ही ऊर्जा फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस माहौल में एक तो 10 घंटे वो गर्म हुआ और 5 घंटे में ठंडा हो रहा है, तो फिर आपके यहाँ गर्मी का टाइम हो गया 15 घंटे का। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें स्थल और वहां के लोग एक दूसरे को चीजों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब आप स्टूडेंट हैं और इन बातों को समझिए और अपने लेवल पे जहां तक हो सके इस पे जागरूकता फैलाइए। ये पहाड़ों पर बसे लोग हैं, ये पहाड़ों पर हो रही खेती है जिसे आपने बागानी के नाम से सुन रखा होगा, राइट। ये पहाड़ों का जीवन है। ठीक है, चलिए अब मैंने इतनी बातें आपको बताई तो कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। तो पहले तो आपको ये मेंस ये सब्जेक्टिव यानी इसका आंसर आपको लिखना होगा। कैसे? इसको मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 वर्ड में। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, चित्र सही दिखाया, एक्सप्लेन भी किया। पर्वत और पठार में क्या अंतर है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, 3 प्रकार बताए, वो तीनों प्रकार लिखिए। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी है, ये सारी बातें कुछ तो मैंने बताई, कुछ आप अपने हिसाब से समझ के लिखिए। आप देखते हैं टीवी में, मूवीज में और न्यूज में, पिक्चरों में, आप हर जगह देखते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के लिए पर्वत किस तरीके से उपयोगी है, मैदान का निर्माण कैसे होता है, राइट, नदियों द्वारा। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मैदान का निर्माण किस तरीके से होता है और वहां से नदियां कैसे आती हैं। ठीक, अब कुछ सब ऑब्जेक्टिव, जैसे पर्वत पठारों से कैसे भिन्न है, राइट। तो पर्वत पठार से ऊंचाई पर्वतों में भी होता है और पठारों में भी होता है, राइट। तो ढाल के कारण ये दोनों पर्वत और पठार अलग होते हैं। कि मैंने बताया कि पर्वत पे ढाल जो है वो स्लोप होता है, राइट, कि ऐसे होता है, जबकि पठार बिल्कुल खड़ा होता है। ठीक है, तो ये ढाल हो गया आपका। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। ठीक है, फिर दक्कन का पठार कहाँ है, ये हमने अभी देखा और बताया इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो दक्कन का पठार आपका भारत में, राइट। यांगसे नदी कहाँ बहती है, तो यांगसे नदी आपकी चीन में बहती है, राइट। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो आल्प्स। ये बातें हमने कर लिया। ठीक है गाइस, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।